हेलो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है रिलेशन। उससे पहले हम लोग सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ठीक है, अपन लोग रिलेशन स्टार्ट करते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संबंध, है ना। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जानो कि ये इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग संबंध स्थापित करेंगे ना, हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। अब किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, तो वो बात होगी सेट की, है ना। दो सेट्स के बीच में हम लोगों को क्या एस्टेब्लिश करना है, बताओ, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। ओके, इस चैप्टर के अंदर मैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करूँगा उसका एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना, विद सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। ओके, सेकंड, फिर हम लोग एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, दैट इज लेवल 1, ठीक है। देन वी विल सॉल्व लेवल 2 एंड देन वी विल सॉल्व लेवल 3। और इस लेवल 3 के अंदर क्या होगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अब तक। एंड लास्ट हम लोग CBSE एंड RBSE के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी बोर्ड को या बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो वो भी आप सीख लोगे, ठीक है ना। ओके, बेसिकली ये जो टॉपिक है ये जेई मेन का है ना। एडवांस में इसमें से नहीं आता, बट अपन ये नहीं बोल सकते नहीं आता, बिकॉज सेट बहुत काम आता है ना। सेट और रिलेशन काफ़ी काम आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फंक्शन को पढ़ने में सेट और रिलेशन बहुत काम आएगा। जब तक सेट और रिलेशन समझ में नहीं आएगा, फंक्शन समझ में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि फंक्शन जो है वो पूरा की पूरा यहीं से स्टार्टिंग हुई है फंक्शन को समझने, ठीक है। ओके, तो हम लोग रिलेशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिलेशन को समझने के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट आता है किसका, बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन कार्तीय गुणन, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक और टर्म देखते हैं जो कि होती है ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर दैट इज क्रमित युग्म। अच्छा, इसका जो नाम है इससे अपन को समझ में आ रहा है कि पेयर का मतलब क्या होता है, युग्म है या फिर जोड़ा। पेयर का मतलब होता है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, दो थिंग्स होती हैं, टू थिंग्स दैट में भी, जैसे सॉक्स का पेयर हो गया, शूज़ का पेयर हो गया। और ऑर्डर्ड का मतलब है कि उसका जो क्रम है, उसका जो क्रम है वो क्या रहेगा, तो फिक्स रहेगा, दैट विल बी अनचेंज्ड। और अगर आपने उसको चेंज किया तो फिर हमको नया ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, है? क्या मिलेगा हमको, नया ऑर्डर्ड पेयर। तो इसका मतलब एन ऑर्डर्ड पेयर विच कंसिस्ट टू एलिमेंट, ये क्या करेगा, बताओ, दिस कंसिस्ट टू एलिमेंट्स या फिर अपन बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, which consists two elements, either objects in a fixed order, तो ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है। जैसे ही आपने उसका ऑर्डर चेंज किया आपको एक नया ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो 2D प्लेन जो होता है अपन का, 2D प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होता है। तो 2D प्लेन के अंदर अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं अपन, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे आप, तो कोई भी पॉइंट जो है वो कैसा होगा, बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने, P पॉइंट के 1,2, तो 1,2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा, तो मतलब ये तो कौन सा हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा।
अगर आपने इनकी पोजीशनिंग, इनका ऑर्डर चेंज किया, देन वी विल गेट 2, 1। क्या ये वही पॉइंट होगा? नहीं, ये कोई नया पॉइंट मिल गया, दैट इज उसको मैंने बोल दिया क्यू। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर में यदि आप दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करोगे तो आपको एक नया ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकता है ना? तो ये तो हो गया ऑर्डर्ड पेयर। एन ऑर्डर्ड पेयर which consists two elements or objects in a fixed order, and if we change the order then we will get new ordered pair, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट आता है कि इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, दो ऑर्डर्ड पेयर्स, दो क्रमित युग्मों की समानता। इसका मतलब कि दो ऑर्डर्ड पेयर है, लेट्स से मैंने पहला ऑर्डर्ड पेयर मान लिया a1, b1 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ले लिया मैंने a2, b2। अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर मैंने बोला कि इफ a1, b1 is equal to a2, b2 then it is only possible, when, कब पॉसिबल होगा बताओ? यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। तो दो ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर हो सकते हैं? जब उनका पहला एलिमेंट सेम हो और दूसरा एलिमेंट सेम हो, है ना। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल की हेल्प से इसको और क्लियर करेंगे। ये आप नोट करते जाओ, मैं काफ़ी स्लो स्पीड में हूँ तो आप आराम से इसको नोट कर सकते हो। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया, लेट्स से 5a - 1, 2b - 2 इज इक्वल टू 2a + 2, -2। देन फाइंड the values of a and b। ये क्वेश्चन हो गया अपना। if 5a - 1, 2b - 2 is equal to 2a + 2 - 2 then find values of a and b। तो देखो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कर रखे हैं। तो इक्वल कर रखे हैं तो क्या हो जाएगा बताओ? 5a - 1 किसके बराबर होगा? 2a + 2 के, और 2b - 2 किसके बराबर होगा? -2 के। तो देखो यहाँ से सिंपली b कितना आ गया? 0। तो b का वैल्यू फाइंड हो गया। और ये एक सिंपल सा इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5a - 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। सो a विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया? 1 और b का वैल्यू कितना आ गया? 0। इसका मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे? व्हेन फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनदर ऑर्डर्ड पेयर एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ से आपको इस एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? तो ऑर्डर्ड पेयर में याद रखने वाली चीज क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा क्रम जो है, उसका ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा? मतलब अनचेंज। और अगर आपने उसको चेंज किया तो वो हमको क्या देगा? एक नया ऑर्डर्ड पेयर देगा। नाउ वी विल कम टू द पॉइंट दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, है जिसकी अपन बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन इसको समझने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन को देखने के लिए पहले हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट्स से मैंने एक सेट लिया A = x, y और z। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, n(a) कितना होगा? 3। इसको अपन क्या बोलते हैं? n(a) का मतलब होगा कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ओके, और B सेट मैंने लिया लेट्स से 1, 2, राइट। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? n(b) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो A क्रॉस B, ये क्या हो जाएगा? इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। A क्रॉस B क्या हो जाएगा? इसका रिप्रेजेंटेशन। तो आइदर यू कैन फाइंड A क्रॉस B, आइदर यू कैन फाइंड B क्रॉस A। ठीक है, तो A क्रॉस B, B क्रॉस A means this sign will represent Cartesian product of set। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वही साइन तो वही है, बट इट इज नॉट सिंपल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर दो सेट्स का एक तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है।
तो देखो दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो जो इसकी डेफिनेशन होती है ना, उस डेफिनेशन को समझना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये क्या इंक्लूड करता है ना, ये इट इज अ सेट। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद भी ए क्रॉस बी क्या मिलेगा, इट इज अ सेट, और ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। तो सबसे पहली बात, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए किसके अंदर इंक्लोज होना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। तो सबसे पहली बात, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए किसके अंदर इंक्लूड होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करने के बाद हमको एक सेट ही मिलेगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर होगा क्या, तो इट इज, ये जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल। तो देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। ये क्या होता है बताओ, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। ये क्या है, सारे के सारे जितने भी ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उन सब का क्या है बताओ, कलेक्शन। तो कैसे कलेक्शन होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट ए कॉमा बी, और वो पेयर कैसे होगा बताओ, ए कॉमा बी फॉर्म में, जहाँ पे पहला एलिमेंट तो कहाँ से आएगा, सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट बी से। अगर आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो पहला एलिमेंट आएगा सेट बी से और दूसरा एलिमेंट आएगा सेट ए से। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन ए क्रॉस बी निकालते हैं तो यहाँ से ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाना स्टार्ट करोगे तो x का किसके साथ बन जाएगा, 1 के साथ बन जाएगा, x का फिर 2 के साथ भी बन जाएगा, कंप्लीट हो गया x का। नाउ y का किसके साथ बनेगा, 1 के साथ, और y का किसके साथ बन जाएगा, 2 के साथ। नाउ z का 1 के साथ बन जाएगा और z का 2 के साथ बन जाएगा। ये क्या फाइंड हो गया बताओ, a क्रॉस b। अगर आप इसी का b क्रॉस a निकालना चाहते हो तो b क्रॉस a में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो 1, x हो जाएगा, 1, x, 1, y, 1, z, है ना। और क्या हो जाएगा बताओ, 2, x, 2, y एंड 2, z। तो इसके अंदर भी कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट्स, और इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, 6। दिस वन पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर इज काउंटेड एज सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस सेट, है ना, a क्रॉस b, राइट। ये पूरा की पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर, इसका एक एलिमेंट कहलाएगा। तो पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए। और इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स। पर अगर मैं यहाँ से बताऊँ आपको, तो क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, बट दोनों इक्वल नहीं है। तो अपन ने सेट थ्योरी के अंदर पढ़ा था इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्वल सेट्स के अंदर तो एलिमेंट्स को सेम होना पड़ेगा, है ना। 2 टाइप्स के सेट पढ़े थे, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट के अंदर क्या होता है, जब दो सेट्स के एलिमेंट सेम है तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जब दो सेट्स का कार्डिनल नंबर सेम होता है तो वो दोनों सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्विवेलेंट तो होगा बट इक्वल नहीं, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर 6 आएगा और इसका भी कार्डिनल नंबर कितना आएगा, 6 ही आएगा। सो दीज बोथ आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल, बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर का क्या हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। x, 1 is not equal to 1, x. So a cross b and b cross a are not equal, right? So this is the process of Cartesian product of two sets. और examples लेते हैं हम लोग, एक और example लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। Let's for an example, इस example को note भी कर लीजिएगा, एक example लीजिए। Let's say एक सेट ले लिया मैंने a बराबर 1, 2, 3, है, दूसरा सेट ले लिया b बराबर 3 and 4, और एक सेट ले लिया c बराबर 1, 3, 5। अब यहाँ से सबसे पहले पहला क्वेश्चन है फाइंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस c। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप b इंटरसेक्शन c फाइंड करोगे। तो b इंटरसेक्शन c कितना हो जाएगा, b इंटरसेक्शन c का मतलब कितना है, b और c में जो कॉमन एलिमेंट्स है। तो देखो यहाँ पे अपन को क्लियरली दिख रहा है b में भी 3 आ रहा है और c में भी 3 आ रहा है, तो b इंटरसेक्शन c कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा बताओ? ए कितना है 1 2 3 क्रॉस इसका 3 के साथ क्या हो जाएगा बताओ? क्रॉस हो जाएगा है। तो ये कितना आएगा बताओ? ऑर्डर पेयर बना दो 1 3 2 3 एंड 3 3 राइट। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। और अब आते हैं अपन दूसरे वाले क्वेश्चन पे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी कितना है? तो फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कितना आएगा बताओ? 1 3 1 4 2 3 2 4 है ना, 3 3 और 3 4। ठीक, और बी क्रॉस सी कितना आएगा बताओ? बी क्रॉस सी कितना हो जाएगा? 3 1 3 3 3 5 4 1 4 3 एंड 4 5। ठीक, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? क्या 1 3 और 3 1 दोनों सेम ही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या हो चुका है? चेंज। तो 1 3 इज नॉट इक्वल टू 3,1। तो देखो, अगर आप देखोगे तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों क्या है बताओ? कॉमन। ठीक है, इसके अलावा 1 4 नहीं है, 2 3 नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो केवल एक ही एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, कौन? 3 3। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? 3, राइट। तो सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना है आपको? सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को क्या कर देना है? सेट के अंदर इंक्लोज कर देना है। अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। और अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना है तो पहला एलिमेंट सेट बी से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट ए से आएगा। क्लियर? अब यहाँ पर एक अपन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला देखते हैं। बड़ा सिंपल सा है कि मान लो ए सेट के अंदर, मान लो मैंने 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? n ऑफ ए बराबर 3। लेट्स से बी सेट के अंदर मैंने 2 एलिमेंट ले लिए a, b, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 2। नाउ n ऑफ a क्रॉस b अगर डायरेक्टली निकालना है तो कितना होगा? तो सबसे पहले अगर मैं मान लो a क्रॉस b निकालता हूं तो a क्रॉस b कितना आएगा? 1a 1b 2a 2b है ना, 3a 3b। तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे बताओ? टोटल 6 एलिमेंट हो जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, सारे ऑर्डर पेयर्स के बनाओगे तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 6। तो n ऑफ a क्रॉस b कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल आल्सो गेट 6। तो इसका मतलब n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n ऑफ a इनटू n ऑफ b। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। राइट। तो यहाँ तक अपन क्या पढ़ चुके हैं? ये अपन ने बेसिक पढ़ा है रिलेशन को समझने के लिए, कि रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स आना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अपन रिलेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।